अच्छा देखें जी, आप लोग एमएससी थर्ड सेमेस्टर वाले, और उसमें जो हमारा मजमून है ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद हो कि हमने कुछ क्लासें भी ली थी, और उन क्लासेस के अंदर आपको मैंने ऑप्टिमाइजेशन का जो इस मतलब सब्जेक्ट का जो मेन मकसद है वो आपको मैंने वाज़ेह किया था। तो मैं जो कुछ आपको दिखाया था और पढ़ाया था और समझाया था वो ज़रा सा मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ, इस वास्ते कि ताकि आपको अपने जो पुराने नोट्स हैं वो निकालें और निकाल कर आप लोग जो है उसको देखें ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो मैंने आपको याद हो कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन का जो शुरू में जिससे दिखवाई थी खाली वो देख लें, ताकि ये आपको मैं चंद लाइनें सुना रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स को निकाल सकें। मैंने लिखवाया था कि ऑप्टिमाइजेशन इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which has a diverse application in many areas of practical life like engineering, medical science, business, economics and many others. ये full stop. It is concerned with the development of mathematical models, the investigation of optimal solutions of the models and the determination and analysis of algorithms for computing optimal solution if they exist, वगैरह वगैरह। तो ये आपको मैंने ये चीज़ें आपको रिमाइंड करवा दी मैंने कि जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था, और ऑलरेडी आपको ये डिफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है ऑप्टिमाइजेशन के बारे से। आप इसको देखें और अगर फिर मसला पैदा हो तो फिर आप इस पर कमेंट्स कर दें, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा उसके बाद फिर आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, वो था कि हमारे पास जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है ऑप्टिमाइजेशन के, खासकर इंजीनियरिंग के अंदर, यानी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम अगर खासकर प्रैक्टिकल लाइफ में, वैसे तो इसकी एप्लीकेशन हर जगह पे है, हर जगह पे ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, मगर खासकर मैंने आपको कुछ, मेरा हाल है कि 8-9 एप्लीकेशन मैंने दिखाई थी, और ख़ासकर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, उसका जो एक आध जुमला है शुरू का मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो कुछ आपने नोट लिखे हैं तो आप ज़रा उसको निकाल कर ढूंढ के आप उसके साथ ज़रा अपने आप को अटैच कर लें। और मैंने लिखा था कि थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व मेनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। Some typical application from different engineering disciplines are the following: in design of aircraft and aerospace structures of minimum weight like this। तो ये चीज़ें भी आपको मैंने लिखवाई हुई हैं और बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ये ऑलरेडी हमने कब किया था, जिस वक्त हमारी क्लासें जो हैं चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया, आप इसको निकालें और देखें। ठीक है, अच्छा उसके बाद मज़ीद मुग़ालबन मैंने आप लोगों को कुछ इनक्वालिटीज़ वगैरह समझाई, क्योंकि इसको जब हम हल करते हैं इसके प्रॉब्लम्स को, इन सवालों को हल करते हैं तो हमें कुछ ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को मैंने कुछ इनक्वालिटीज़ सिखाई थी हल करने के लिए। ये बस ये एलिमेंट्री हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक एलिमेंट्री सी इनक्वालिटीज़ हैं, और गालबन अगर मैंने करवाई हुई है तो मैं आपको चंद एक लिख देता हूँ। अगर मैंने आपको वो दी हैं, कुछ एक दो बार समझाई नहीं है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो करवाई हैं तो उसको आप ईमानदारी के साथ देखें भाई कि आपको मैंने कुछ करवाई हैं और आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपके पास है कि नहीं। तो वो ये इनक्वालिटी, इसलिए मैं आपको ये कुछ इनक्वालिटीज़ करवा रहा हूँ कि ये जिस वक्त हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम को हल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे पास ये है कि मिसाल मैंने आपको अगर ये दिया हो कि सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटीज, solve the following inequalities, solve the following inequalities। ठीक है, अगर नहीं भी करवाएं तो ये देखा जाए तो ये बीएससी के अंदर ऐसे बहुत से सवाल पड़े हुए हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने कुछ कराई भी थी आपको, उसमें से पहला सवाल जो मिसाल है वो ये है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो बन गया 2x - 3 divided by x plus 2 is less than 1 by 2x - 3। और ये जो हमारे दिखा गई इनक्वालिटी कि इसकी कीमत जो है ये लेस देन 1/3, तो आपने इसको सोल्व करना है। और सोल्व करने से मुराद ये है कि आपने x की वो तमाम मुमकिन कीमतें निकालनी हैं। आपने रियल नंबर सिस्टम में से आपने x की वो तमाम कीमतें निकालनी हैं कि जो कीमतें अगर आप यहाँ पे दर्ज करें, इधर दर्ज करें और यहाँ भी दर्ज करें, तो जो आपका आंसर आए तो वो आंसर जो आपका 1/3 से कम छोटा है। तो इसके अपनी खास ट्रिक्स होती हैं। ये इनक्वालिटी है, ये 2x - 3 बटा ये x + 2 इज लेस देन 1/3, आपको मैंने करवाई थी। फिर आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, आपकी याद दहानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा फिर हल कर देता हूँ। इसका तरीका काम ये होता है कि जब कभी भी आप इनक्वालिटी को हल करेंगे आप एक काम करें,
अब ये काम इसमें याद रखिए, आप कभी भी आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी अगर ये लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से क्रॉस कर दें कि यहाँ से कर दें कि दिस, यानी आप ये लिख दें कि जी x + 2 × 1 इज लेस देन 3 × 2x - 3। ये आपने किया ना, आप यहीं से गलती करो, एक अपने गलती करते हैं, ये आपने नहीं करना। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह खास ये होती है कि जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इस साइड को देखें, इस साइड को ये देखिए, यहाँ से ये 2x - 3 बटा x + 2, इसको ज़रूर कर दिया x + 2 से, इधर भी हो गया हमारे पास ये, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/3 × x + 2, फिर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जब आप करते हैं ना ऐसे काम जो आप करते हैं, जिस वक्त अगर आपने ये अपने नहीं जानने पड़ जाएगा, ये यहाँ से आपका ये यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 2x - 3 लेस देन 1/3 × x + 2। फिर अगर आप 3 इधर क्रॉस करते हैं तो ये हो गया 3 × 2x - 3 लेस देन x + 2। ठीक है, कुछ ये चीज करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये जो वैसे ये बता दिया आपको। मेरे कहने का मकसद है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी इससे इधर भी जरूरत किया, फिर इधर देखिए, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा देखिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आपको दिया हुआ है 2x - 3 x + 2 लेस देन 1/3। मैं आपसे कहता हूँ जी इसको आप हल करें, आप इसे हल करते हैं इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो आप वही जैसे कि इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन में और इनइक्वालिटी बड़ा फर्क है। और अभी आपको मैं ये इसलिए दोबारा मैं करवा रहा हूँ कि आपको रीजन समझ आ जाए। तो असल में आप ये हम इक्वेशन ये करते हैं कि इसको इससे क्रॉस कर देते हैं, यानी यू कर देते हैं। देखिए यहाँ से आप देते हैं 2x - 3 लेस देन, देखिए 1 × x + 2, यहाँ से बन गया 3 × 2x - 3 लेस देन x + 2। आपने ये किया, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ये आपने बिल्कुल गलत काम कर दिया, ये चीज बिल्कुल गलत कर देते हैं आप, ठीक है। ये तो इसको हटा दीजिए, तो नहीं है। अब यहाँ से देखिए, ये आपने ये कहा, जो क्रॉस करते हैं आपने 3 से इसको क्रॉस किया, 3 × 2x - 3 लेस देन 1 × x + 2। अब ये यहाँ ये इसलिए गलत है, गलत इसलिए कि ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं ना, असल में आप काम ये कर रहे हैं। देखिए आपको ये दिया हुआ है ना, देखिए 2x - 3 x + 2 लेस देन 1/3। तो जिसको मैं ये क्रॉस, जैसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो इक्वेशन में हम करते हैं, ये असल में ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप इसको नीचे यहाँ से गायब करते हैं। जब इसको गायब करते हैं ना, तो आप इस इनइक्वालिटी को दोनों साइड पे x + 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आप ये काम करते हैं। देखिए x + 2, ये कर दिया 2x - 3 बटा x + 2 लेस देन, यहां पर भी कर दिया 1/3 × x + 2। आपने लिख दिया, यानी दोनों साइड पे इसका आप प्रोसेस का नाम लें, यानी इसमें जो पूरा जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो प्रोसेस आप लें, तो प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से जाके इसको काट दिया, ये काट दिया, तो ये बन गया 2x - 3 लेस देन 1/3 × x + 2। आपने ये कर दिया। फिर इस 3 को मैप करते हैं ताकि ये बटे बटे खत्म हो जाए और चीज थोड़ी सी ज्यादा सिंपल हो जाए। तो आप 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये कर दिया 3 × 2x - 3 यहाँ पर, और ये हो गया लेस देन 3 × 1/3 × x + 2। ये कर दिया, ये फिर कर दिया, तो ये बन गया 3 2x - 3 इज लेस देन, ये बन गया x + 2 लेस देन x + 2। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया इस प्रोसेस से। तो ये वही, अगर मैं शॉर्ट कहूं तो आपने क्या क्या देखें, अगर आप जो शॉर्ट में देखें, ये जो मैंने किया था यहां से, कि अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो ये इसके साथ 3 × 2x - 3 लेस देन 1 × x + 2। आपने ये कहा, देखिए वो चीज, मगर मैंने आपसे कहा कि ये गलत है, चुनाचे ये भी गलत है। तो आप कहेंगे क्यों गलत है, तो उसमें गलती की रीजन आपको मैंने क्लास में बताई भी थी, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको उसकी रीजन। वो ये कि देखिए जब आप इसको x + 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड देखिए इसको x + 2 से, इसको भी x + 2 से। अब इनइक्वालिटी का ये कानून है जो कि था मैं बता चुका हूं कि अगर हमारे पास a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है, तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को किसी मुस्बत नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर आप किसी मुस्बत नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है,
तो फिर ये होता है भाई कि फिर इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता। आप मिसाल आप लोग 4 से ज़रूर करते हैं तो 4a इज लेस देन 4b, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई इनइक्वालिटी आपको दी गई है, आपको इनइक्वालिटी दी गई है और उसको आप किसी मनफी नंबर से ज़रूर करते हैं, मनफी से, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी अगर आप इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 इज ग्रेटर देन -4b, इनइक्वालिटी आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। एग्जैक्टली वो चीज यहां पे आ रही है। देखिए आप जिस वक्त यहां पे आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, और आपने देखा कि ये मैंने प्रोसेस किया, ये मैंने प्रोसेस किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x + 2 के साथ, ठीक है, और इधर भी हमने x + 2 से कर दिया। इनइक्वालिटी की डायरेक्शन आपने वही रखी, मगर आपको क्या पता है भाई यहां पर x + 2 मुस्बत है कि मनफी है या 0 है। x + 2 ऐसी भी कीमतें मौजूद है जब आप x की मान दर्ज करेंगे तो वो नंबर जो है वो मनफी भी आ सकता है। मिसाल है आप x आपकी x -10 है, अगर x -10 है तो -10 × 2 = -8, -8 जो है वो तो नेगेटिव नंबर है, तो वो तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इनइक्वालिटी के कानून ये हैं कि उसके अंदर जब कभी भी आप किसी इनइक्वालिटी को ज़रब करेंगे तो किसी नंबर के साथ, अगर वो नंबर मुस्बत है, आपको पता है कि ये नंबर हर हाल में मुस्बत है, फिर तो आप इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज न करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता वो नंबर नेगेटिव हो जाए कहीं, तो आपकी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो उल्टी हो जाती है। इस वास्ते यहाँ पर हमें चूंकि नहीं पता कि x + 2 जो है वो मनफी या कि मुस्बत है, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। चुनांचे ये जो अमल आप करते हैं ना यहाँ पे, तमाम जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहीं से आप गलती कर बैठते हैं, तो उसके बाद आगे जितना काम होता है सारा गलत होता है। इस वास्ते इनइक्वालिटीज के अंदर आपने कभी भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई का अमल नहीं करना। फिर सवाल अगर नहीं करना तो फिर हमने क्या करना है, मैं उसमें आपसे बहस कर रहा हूँ यार। हाँ ऊपर है ना जहाँ में रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, हाँ वो काशिफ के के साथ आए। अच्छा, तो ये हमारे पास मसाइल है कि आप ये आपको माइंड में रखें कि आप कभी किसी इनइक्वालिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से करेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठेंगे। आपका आंसर जो सोल्यूशन है वो दुरुस्त नहीं आएगा। उसको हल करेंगे भी, अगर हल करके आप x वैल्यू निकाल भी लेते हैं और निकालने बाद आप चेक करने के लिए जब यहाँ पे वो कीमत दर्ज करेंगे, ठीक है जी, तो आप देखेंगे भाई कि आपका आंसर जो है गलत आना शुरू हो जाएगा। इस वास्ते ये नहीं करना, तो फिर आप कहें जी हमने क्या करना है। तो उस वो मैंने बताया भी था क्लास में आपको, मैं दोबारा आपको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। इसका तरीकाकार ये है, इसका तरीकाकार ये है, आप तो 11 बजे तक आपका सवाल तो वेट किया है क्या? 11:15 तक मैंने वेट किया कि आप आएंगे तो मैं क्लास शुरू करूँगा। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी लेट हो गई, फिर मैं नीचे चली गई हूँ, नीचे मैंने थोड़ी सी स्टडी भी की। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, देखिए इसको पहले आप ये काम करें, इसको यूँ आप करें कि आप यहाँ पे लिखें, इसको यूँ लिख लें। ये तो दिया मैं आपको दिस इज लेस देन दिस, तो चुनाचे 2x - 3 बटा x + 2 -1/3 उधर ले आए, दिस विल बी लेस देन 0। ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले, आपने ये एलसीएम लिया 3 × x + 2, ये आपने इसका एलसीएम लिया। लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये है 3 नहीं है, तो ये बन जाएगा 3 × 2x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 है, ये नहीं है, तो ये बन गया x + 2, ये बन गया लेस देन 0। ये बन गया 6x - 9 - x - 2 डिवाइडेड बाई 3 into x + 2 is less than 0। 6 में से 5, ये हो गया 5x - 5x - 11 डिवाइडेड बाई 3 into x + 2 is less than 0। आपस ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं, आपने इसको खूब इसी तरह से समझना है कि हमने करना क्या है। इसमें बेहतर ये होता है, हम तो कर लेंगे, पर आप लोगों के लिए आसानी ये है कि आप यहाँ पर कोशिश ये करें कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 5 का, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, x के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पे है वो 1 का है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट 5 का है। तो बेहतर ये होता है, आसान ये होता है कि वो जो कोफिशिएंट है ना, इस x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएं।
जब इसको 1 बनाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये हम लोगों ने क्लास में। यस सर। ठीक है, अच्छा तो इसका तरीकाकार ये है, अब यहाँ देखिए पहली बात तो ये है, देखिए इसमें इस 3 को हटाता हूँ। अब देखिए 3 मुस्बत नंबर है। यस सर। 3 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 5x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x प्लस 2 इज लेस देन 3 इंटू 0, यहाँ पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि आपने दोनों साइडों को ज़रूरत किया है मुस्बत नंबर से, 3 इज पॉजिटिव। तो इससे भी ये फायदा हुआ कि ये कट गया और ये यहाँ से बन गया हमारे पास 5x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये हो गया लेस देन 3 टू 0 इज 0। अब बस ये बन गया। उसके बाद आप देखिए x का कोएफिशिएंट 5 है। अब इसको भी आप कोएफिशिएंट 1 करें, तो हम क्यों करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि आप यहां से 5 कॉमन निकालें, इधर से 5 कॉमन निकालें। अब कैसे निकालें ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप एमएससी 3rd सेमेस्टर के लड़के हैं। तो ये बन गया 5 कॉमन निकाला तो बच गया x माइनस, ये बन गया 11 बाई 5, ये बन गया डिवाइडेड बाई, और ये बन गया x प्लस 2, दिस इज लेस देन, आप बच गया। ठीक है, अब फिर आप इस 5 को ऐड करें, हटाएं इस 5 को, सिंपल हो जाएगा क्योंकि 5 मुस्बत है। तो अगर आप किसी मुस्बत नंबर से दोनों साइड को जो है मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। चुनांचे मैंने यहाँ चेक किया कि मैंने यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई किया इस साइड को, ये बन गया 5 इंटू एक्स माइनस 11/5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, यहाँ भी होगा लेस देन 1/5 इंटू 0, ये आपका। तो अब ये कट गया, तो यहाँ से बच गया x माइनस 11/5 बटा x प्लस 2 इज लेस देन 0। ये देखिए, ये आपका अल्टीमेटली देखिए आपको वो जो इक्वालिटी आपको मैंने शुरू में दी थी वो अपनी शक्ल बदल कर देखिए इस शक्ल में आ गई। अब आपने इसको हल करना है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया था। मैं थोड़ा सी आपको याद दहाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में कर देता हूँ। अब मैंने ये कहा था कि लॉजिकल सी बात है कि अब इन दोनों को अगर आप हल करते हैं तो जवाब लेस देन 0 आता है। तो यहाँ से 2 इम्कानात पैदा होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। इसमें पहली पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी नंबर 1 वो हो जाती है, देखिए पहली देखिए x माइनस 11/5 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये जो है ये मनफी है, लेस देन 0 मनफी, ये मनफी हो जाए मगर ये मुस्बत हो, तो जाहिर बात है कि अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस होता है, वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी 2 जो आपके पास है, पॉसिबिलिटी 2 वो बन जाएगी x माइनस 11/5 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो फिर आप इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग हल करेंगे और हल करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आपकी उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये जो बाकी अमल है आपको मैंने करवाया हुआ है क्लास के अंदर। आपको जो आपकी पहली क्लास हमारी दैट क्लास से हुई थी फेस टू फेस, उसमें मैंने आपको ये सवाल करवाए हुए हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स को निकालें, नहीं तो फिर आप कमेंट्स करें, इसके ऊपर बताएं हमें भाई नहीं कराया तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको मैं दोबारा डिस्कस भी कर दूंगा इसे, लेकिन मुझे याद है कि मैंने ये करवाया हुआ है। तो ये जो फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो इस सिलसिले में मैंने आपको कुछ और इनइक्वालिटीज भी दी थी, आपको होमवर्क के लिए दी थी या कई करके दी थी, तो उनको मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि ये इनइक्वालिटी को हल करें। उसमें आप दूसरी इनइक्वालिटी ये है, देखिए सेकंड नंबर पे ये आ गई 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 4 इज लेस देन 5। थर्ड आ गया हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज लेस देन x प्लस 1 बाई x। फोर्थ आ गई हमारे पास 2 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज लेस देन 3 बाई 2। फिफ्थ हमारे पास आ गई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज लेस देन माइनस 2, लेस देन माइनस 2। आगे चलें, 6 x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x इज लेस देन, ये बन गया 2। और सिमिलरली ये बन गया हमारे पास 7th, ये बन जाती है 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2
इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। ये अब ये इक्वलिटी है। अब इसमें देखेंगे फिर क्या करेंगे, आप इसको खोल लेंगे। जब इसको खोलने के बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। फिर वही बात कि यहाँ तो एक्स का कोएफिशिएंट है ही 1, इधर अगर एक्स का कोएफिशिएंट में कुछ देखें, यहाँ जाकर देखें -2x, ये -3x, तो ऊपर आ जाएगा -5x, तो वहाँ से कोएफिशिएंट को फिर 1 करेंगे, तो करके बहरहाल आपके पास ये फिर एक्सप्रेशन जो वही अख्तियार कर लेगा शक्ल जो हमारी अभी पहले सवाल का था। तो ये इक्वलिटीज आपको मैंने दी हैं और शायद क्लासरूम में भी दी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मगर इसके ऊपर मैंने काफ़ी सवाल दिए थे, नहीं भी है आप इसको नोट करें, इनको हल करें। आपके जो पर्चे होंगे ऑनलाइन हुए या वैसे हुए, जैसे भी होंगे, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती हैं, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वैसे ही आपको मैं दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको मैंने बताई हुई, ठीक है। आगे देखें कुछ चीज़ और, ये तो रिकॉर्ड हो गया होगा उसमें, हाँ ये सर बजाने का मसला कोई भी नहीं है इसका। ना। अच्छा, अब देखिए अब मैं आपके थोड़ा चलता हूँ, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ये सारी चीज़ें फिलहाल बेसिक्स हैं आपके लिए। वो ये है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर जब हम प्रॉब्लम को हल करते हैं तो हमें इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं, हमारे पास कई मसवातों का एक सिस्टम आ जाता है और उस मसवातों के सिस्टम को हमें हल करना होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ और मिसाल देने के बाद फिर मैं इस पर चलता हूँ। मिसाल मेरे पास ये है, ये सारी चीज़ें मैंने सब करके नीचे रखी थी, फिर मुझसे वो रखेंगे। ऐसा फिर मेरा माइंड बन गया है ना, इतने मसाले में उलझा हुआ है। देखिए, तो हमें कई जगहों पर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कई जगहों पे हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास मसवातों का एक सिस्टम आ जाता है और उन सिस्टमों को हमें हल करना पड़ता है। तो जैसे मिसाल करो, मेरे पास पड़ता है ये मसला दिया आपने, देखिए 5x1 प्लस 4x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 3। दूसरा हो गया हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 1। फिर आ गया हमारे पास 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। तो फिर बन गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास पूरा सिस्टम है मसला का। अब ये जो सिस्टम आया, ये कोई वैसे नहीं किसी अंदर धुन लिख दिया है, नहीं, ये कोई कारखाना है, कुछ चीज़ है, कोई सिस्टम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो जब हमने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये सारे 4 इक्वेशनें आ गई, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 3 भी आ सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें 15-15 इक्वेशनें भी आती हैं, बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशनें आती हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम इतना दूर नहीं जाते, तो ये मतलब सब के ये इक्वेशनें आ गए। अब हमने इस इक्वेशंस को कहते हैं अब हमें उस जहाँ जिस प्रोजेक्ट से ये इक्वेशनें आई हैं तो उसकी वर्किंग या उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हमें यहाँ पर x1, x2, x3, x4 4 वेरिएबल है। तो इन 4 वेरिएबल्स की हमें कीमत चाहिए होती है कि भाई ये कौन कौन सी कीमतें हैं इन वेरिएबल्स की, कि जिन उन कीमतों को अगर हम इन चारों में पुट करें तो चारों जो है, पहली वाली 3 दे, दूसरी वाली 1 दे, तीसरी वाली भी 1 दे, चौथी ऑटोमेटिकली 0 कर दे। तो वो जो सोल्यूशन होगा वो इन चारों का सोल्यूशन होगा। खैर इसका मेथड तो एक ऐसा मेथड भी है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ और मेथड बताने के लिए मैं दिख रहा हूँ। और इस एक सवाल को हल करके मैं कई चीज़ें
मैं कई चीज़ें जो है आपको एक ही सवाल में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लें क्योंकि आगे हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक तो होता है, एक मेथड हुआ ना कि जिसमें हम जो आपने एफएससी में भी किया हुआ है उसमें मैं बहस नहीं करता। मैं इस मसवादों को हल करना चाहता हूं विद द यूज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके मैं इसे करना चाहता हूं, और मैं आपको समझाना चाहता हूं भाई मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके मैं इसे कैसे हल करूंगा, ठीक है। बाद में हम इसी क्वेश्चन बाद में हम उसको आम मेथड से भी कर लेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा मेथड्स आपको आए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि देखिए, इसमें जब इसको हल करना होता है तो आप ये करें कि आप ये x1, x2, x3, x4 वगैरह वगैरह ये तो वेरिएबल्स हैं। हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने एक मसला हल करनी है कि जी x प्लस वाई या 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, और यहाँ हो गया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 18, कि जिसको हल करो। ये क्लास 9 में भी आपने किया हुआ है, बल्कि क्लास 6-7 में भी है, आपने हल किया हुआ है। लेकिन जब इसको हल करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि यार कि भाई यहाँ से आप x को खत्म कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप उसको रन कर देती है, इसको आप क्वेश्चन 2 कर देते हैं। तो आपको जो टीचर्स ने समझाया होगा, आपने पढ़ा होगा कि जी ऐसे करो कि यहाँ से जो इक्वेशंस हैं, जिस नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करेंगे, जिससे इधर करेंगे उसको उधर भी करेंगे। तो ऐसा कुछ काम करें इसके साथ कि ये x दोनों एक जैसे हो जाएं, ठीक है। और फिर उसको गायब कर दें। जब आपका पूरा x खत्म हो जाएगा तो आपके सवाल में सारे y आ जाएंगे। यस सर। तो y की हम कीमत निकाल लेंगे, फिर वो कीमत y की उठाकर आप जो है किसी में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाता है। तो आप जिस वक्त आप इसको यहाँ पर मिसाल x को खत्म करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं आपकी सारी नजर यहाँ होती है, ये इस पे होती है, कोएफिशिएंट्स पे होती है। आप कहते हैं यार ये जो है, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से ज़रब कर दूं, 2 से, तो ये 6x बन जाएगा, और इसको 3 से ज़रब करूं तो ये भी 6x बन जाएगा। तो आपने देखा कि इसको हल करने में आपकी तमाम तर नजर जो होती है वो x y पे नहीं होती, वो नजर आपकी होती है कोएफिशिएंट्स के ऊपर कि कोएफिशिएंट्स क्या है। तो मसवातों को हल करने के अंदर हम वेरिएबल से हटकर हमारी जो तमाम नजर होती है वो होती है कि भाई उसके साथ कोएफिशिएंट्स क्या लगे हुए हैं। तो इस वास्ते जब मैट्रिक्स में हम आते हैं तो मैट्रिक्स का तरीका हमने जो डिजाइन किया वो ये है कि हमने पहले इस पूरी जो सिस्टम है जो लिखा हुआ है, ये इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इसको हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। उसका तरीका ये होता है कि चीज आप देखिए कि पहली बात तो ये देखें, यहाँ पर देखें आपके पास वेरिएबल पहला वाला जो ये जो इक्वेशन है, इसमें x1 है, x3 है, x4 है, x2 नहीं है। यस सर। लेकिन जब आगे चलते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, हमारे पास वेरिएबल 3 नहीं है, हमारे पास वेरिएबल 4 है। तो फिर हम बेहतर ये समझते हैं कि आप इसको जो लिख दें, इसको लिख दें 5x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 प्लस 2x4 इक्वल टू 3, यानी इसको आप यूं लिखें। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी देखें, यहाँ पर ऑलरेडी 4 जो है वेरिएबल है, यहाँ देखिए x1 है, x2, x3, x4 नहीं है, तो इसको यूं लिख दें, इसको लिख दें 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0x4 इक्वल टू 1, इसको यूं लिख दें, और इसमें 4 इसको वैसे छोड़ दो। यानी सबके अंदर जो वेरिएबल आपने सेम कर दिया। फिर इसका तरीका कार्य होता है कि आप इसको लिखें मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आप जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए इसको उठा, यानी ये जो हमारे पास आ रही है मैट्रिक्स है, ये मैंने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म, लेकिन ऑप्शन क्या है 5 0 4 2, 5 0 4 2, ये हो गया। फिर आगे हो गया हमारे पास ये 1 -1 2 1, फिर आ गया 4 1 2 4 1 2 0 0, लेकिन इधर एक और चीज भी है, यहाँ पर एक और चीज देखें, यहाँ पर देखें साथ साथ 3 भी है, देखें ये कोएफिशिएंट 3 भी है इधर। और यहाँ पर जब इसको दूसरे को लिखते हैं तो ये हो गया 1 -1 2, और ये बन गया हमारे पास 1, और ये बन गया हमारे पास 4 1 2 0 दिस, और ये बन गया हमारे पास 1, फिर 1, और ये बन गया हमारे पास 1 1 1 1 0। ये जो ये सारी चीजें हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये हमारे पास जो वेरिएबल थे उनके कोएफिशिएंट्स हैं, और ये इस साइड पे कांस्टेंट है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। तो बात किताबें जो भी कर देती हैं, मगर न भी कहीं फर्क नहीं पड़ता। बात ये इसको यहाँ पे लाइन भी लगा देती कि जी
लाइन के उधर जो नंबर्स हैं वो इक्वेशन का वो वाला साइड है, और बाकी इस लाइन से इधर का जो साइड है वो सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन एमएससी लेवल के ऊपर जब इंसान बड़ा मैच्योर हो जाता है तो अगर ना भी ये निशान लगाएं, हम कभी ना भी लगाएं, तो फिर हमारे माइंड में होता है कि यार ये जो साइड हमारा है, ये साइड जो है वो हमारा सिस्टम का राइट साइड है, और बाकी ये जो है ये कोफिशिएंट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक बात है, देखिए अब आपको मैं नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज तो नहीं है, बीएससी की चीज है ये। वो ये कि अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि भाई इसको आपने इस इक्वेशन को, इस मसला, इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है एशेलन फॉर्म के अंदर। एशेलन फॉर्म बाज किताबें, बाज लोग, किताबें तो नहीं, लोग इसको पढ़ते हैं एक्लन फॉर्म, बाज पढ़ते हैं एशेलन फॉर्म। बहरहाल अगर आप एशेलन फॉर्म के बजाय आप एक्लन फॉर्म भी कह दें तो समझने वाला समझ जाता है कि ये क्या है। बाज से पढ़ते हैं एशेलन फॉर्म। बहरहाल मेरे मुंह से निकल एशेलन निकल आए या एक्लन निकल आए तो आपने इसमें नाराज नहीं होना, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। एशेलन फॉर्म कहें या एक्लन फॉर्म कहें। सवाल पैदा होता है कि ये जो हमने कहा कि भाई मैट्रिक्स का एशेलन फॉर्म, यानी आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका एशेलन फॉर्म क्या होगा, यानी उस मैट्रिक्स जो है उसकी शक्ल क्या बन जाए, उसकी शक्ल क्या बन जाए कि हम कहते हैं कि ये जो शक्ल बन गई है वो उस मैट्रिक्स की एशेलन फॉर्म है या एक्लन फॉर्म है। तो क्या उसकी शराइत क्या है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ हमें क्या करना होगा, हम करेंगे क्या? तो याद रखें कि जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, अब वो फॉर्म क्या मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन फिलहाल है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि उस मैट्रिक्स की जो रोज, अब ये रोज है, देखें ये रोज है, ये और ये कॉलम्स हैं, तो आपने उस मैट्रिक्स के ऊपर क्या करना है कि कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करनी है। याद रखें इसके अंदर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे आप। कॉलम को छेड़ना बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल जुर्म है, आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं फिर आगे कहीं बता दूंगा आपको भाई कि क्यों, इसके अंदर क्या वजह है कि हम सारा काम जो है वो रो से करते हैं, हम कॉलम से नहीं करते। तो जो कुछ करना है आपने रो के साथ करना है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिनको हम कहा करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब सवाल बता दें कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है क्या? इसको बिल्कुल अपने पास नोट कर लें, आप तो ये वीडियो आ रही है, ये मैंने आपको लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये मैंने आपको लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है। सुन लें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये है, वो कहते हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सी दो रोज, जो से दो रोज आप चाहते हैं उनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बस है कि अगर ये रो है, इसको यहां लिख दें, इसको यहां लिख दें, इसको यहां ले जाएं, इसको यहां ले आए, यानी रोज को, कॉलम को नहीं, रोज को। ये आपको ये मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहा हूं, आप ये भी सोचे बैठकर कि भाई कॉलम को उनको नहीं कर सकते, क्या वजह है कि हम रो को छेड़ सकते हैं और कॉलम को नहीं छेड़ सकते, क्यों? ये मैं आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसके ऊपर बैठे घर में खुद भी सोचें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, तो आपने क्या करना है कि आप एक मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 1, ये मैंने आपको पहला, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। किसी भी रो को आप क्या करते हैं, किसी भी दो रोज को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं, नंबर 1। सेकंड क्या है, मल्टीप्लाइंग एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। आपको जरूरत पड़ती है, आप क्या करें, आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से, कर दें 6 - 6 12 6 बना दें। फिर आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -12 -3 -6 0 बिल्कुल बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको बटे से कर दें, इसको कर दिया आपने 1/2 से, 1/2 × 4 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2 × 0 1/2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सोचने वाली बात है, सोचें इसके ऊपर कि भाई क्या वजह है कि हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से ज़रब कर दें तो हमारे प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं पड़ता। इससे क्या रीजन है, हो क्या सकती है, जबकि आपका मेन एम जो यहाँ पर है वो इन मसलातों को हल करना है। तो इस तनाजुर में ये क्या वजह है कि आप कोई सी भी दो रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं
और किसी भी रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपके सवाल के ऊपर, आपके सोल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये सोचें इस पर। हो सकता है कि इस किस्म का एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको पेपर में डाल दूं, भाई ऐसा क्यों होता है, रीजन दें, कमेंट्स दें। नंबर थर्ड, फिर कहता है थर्ड ऑपरेशन देखिए, वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एनी अदर रो। इसको मैं आप आम अल्फाज में बता देता हूं। वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल, देखिए मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, इस पे एनी मल्टीपल, यानी कहने का उसका मकसद है कि आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मगर ये काम अपने जहन में करना है आपने। यानी आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको आप किसी दूसरी रो में जमा भी कर सकते हैं, तफरीक माइनस भी कर सकते हैं। किसी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसको किसी भी दूसरी रो के अंदर जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। मिसाल आपने क्या किया, आपने अपने जहन के अंदर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और आप इसमें जमा कर दिया। क्यों? आपको जरूरत है। तो ये मैंने लिखा है कि भाई एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एनी अदर रो, आप किसी भी एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसे आप किसी भी दूसरी रो में जो आप मुनासिब समझते हैं आप उसे जमा कर सकते हैं। उससे आपके प्रॉब्लम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहां लिखे हैं, इन तीनों को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ये। अब आगे बात एशेल फॉर्म की। अब देखें एशेल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की एशेल फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहां भी लिखा है, मैंने तारीफ उससे हटकर मैं आपको डायरेक्ट यहां बता देता हूं, मैं डायरेक्ट आपको यहां बता देता हूं, आपके लिए आसानी रहेगी। देखें मिसाल ये लिखा है, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी है, ठीक है, वो कहते हैं कि अब ये मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स ये एशेल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? इस वास्ते कि एशेल फॉर्म जो है उसके खास बनावट, खास स्ट्रक्चर होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है? स्ट्रक्चर ये होती है कि भाई इसका जो पहला एलिमेंट है ये पहला, और ये भी मैं बता दूं, ये थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये मुख्तलिफ किताबें ये एशेल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को थोड़ा सा तब्दील करके लिख देती हैं। एक में डिफिनेशन थोड़ी सी कुछ होती है, दूसरे में डिफिनेशन कुछ होती है, ठीक है, लेकिन उससे आपके प्रॉब्लम हल करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई मसला आपको नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो मेरा मैं कोई एक तरीका मैं बता देता हूँ, दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन वो जो आम ज्यादातर पाया जाता है किताबों में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपसे पूछा गया कि ये एशेल फॉर्म में है कि नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते इसलिए नहीं है कि इसका जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। यानी इस मैट्रिक्स जो आपको दी गई है ये उस वक्त एशेल फॉर्म में होगी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, या वो 0 हो या वो 1 हो। अब देखिए यहां पर जो है ये यहां पर ये 5 है, 1 तो है नहीं, ठीक है। अगर यहां 1 होता, मिसाल है, अगर यहां 1 यानी ऐसा होता, ये देखें, अगर ये ऐसा होता, यूं होता, अगर ये 1 होता 0 7 8 9 ये होता, अगर यहां पर ये लिखा होता, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर कंडीशन ये है एशेल फॉर्म में होने की। देखिए इस 1 से, देखिए ये तो स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो उसकी जो सेकंड रो है, देखिए इससे पहले अब यहां पर जब मैं कहूं ना बात के नंबर ऑफ जीरोस की, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस का मतलब जो होता है भाई कि 1 जो जीरोस 1 से पहले हैं, 1 के बाद जो जीरो आ रहे हैं उसके बाद नहीं है। अब देखिए यहां 1 से पहले कोई जीरो नहीं है, 1 से पहले कोई जीरो भी नहीं, तो जब सेकंड में आप आएंगे ना, तो फिर हमेशा जैसा कि मैंने कहा कि देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एशेल फॉर्म इफ इट हैज अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, अगर उसका जो पहला एलिमेंट है अगर वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो है ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। अगर यहां जीरो होता तो एशेल फॉर्म की पहली रो के मामले में आप बेनियाज हो जाते हैं कि चलो यार यहां जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो फिर उसे खासकर 1 होना चाहिए, खासकर उसे 1 होना चाहिए। चलो जी, अब ये खासकर 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, तो ये बात तो यहां तक कवर हो गई। तो कहते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इफ एनी इन एवरी रो इज 1 एंड द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडिंग दिस वन इज ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में बता देता हूं, आप समझें। अब यहां पर देखिए 1 से पहले कोई जीरो नहीं है, तो अगली कंडीशन ये है कि उसके बाद ये एलिमेंट जो है यहां पर 0 होना चाहिए,
ठीक है, 0 होना चाहिए। और 0 के बाद, अगर 0 के बाद एक और 0 आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 0 नहीं आता तो यहां पे पास मिसाल है 1 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां पे 2, ये बन गया। अब जब थर्ड पे आएंगे तो थर्ड के अंदर चूंकि देखिए 1 से पहले, यहां 1 से पहले एक 0 है, तो अब जो थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में क्या होगा कि ऊपर 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 1 से पहले जितनी जीरोस थी थर्ड रो के अंदर उसके मुकाबले में कम से कम एक 0 ज्यादा, कम से कम एक 0 ज्यादा। यानी फिर यहां पर कम से कम ये है कि यहां पे 0 हो, यहां पे 0 हो, यहां पे 1 हो। याद रखिए यहां पर ये 0 जो है ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करूं तो अगर यहां एक 0 है तो यहां पे 2 0 फिर 1, आगे जो भी 7 8 हो गया। जब उसके बाद आगे थर्ड में आते हैं, अगली रो में आते हैं, तो फिर यहां पर 1 0 2 0 3 0 का भी यहां 2 है, 3 0 फिर यहां 1, आगे जो भी आता है। लेकिन यहां पर मैं फिर बताऊंगा आपको कि यहां पर 0 ऊपर के मुकाबले में ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। तो ये तमाम कंडीशनें जब ओबे होंगी, जब हो जाएंगी, तो हम कहते हैं जब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स उस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम तब कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एशेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं एशेल फॉर्म। एक मैं कर देता हूं, इसको और से सुने, और फिर उसके बाद आगे जो क्वेश्चन होंगे तो आपको मैं करता जाऊंगा। मैंने चूंकि आपको बता दिया है, ठीक है, और तीनों कंडीशंस जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको वो भी बता दी है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी है। और चुनाचे अब आप इस वक्त उसको हल करता हूं, ठीक है, आपको ट्रिक आनी चाहिए इसकी, ठीक है, अच्छे से समझ कि क्या होती है, ठीक है। देखिए मैंने ये मैट्रिक्स देखिए मैंने ले लिया A इज इक्वल टू 5 5 0 5 0 4 2 3, ये हो गया, ठीक है। आगे होगा हमारे पास 1 -1 2 2 2 1 1 1 1 4 4 1 2 1 2 0 1 0 1, 1 1 फिर हो गया 1 1 1 1 1 1 0 0। देखिए ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे बता दूं कि जितना आपका IQ सोचने की आप अंदर ज्यादा सलाहियत होगी उतना ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और यहां पर मैं एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, कि जब एक मैट्रिक्स को आप एशेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक स्टूडेंट है उसने सारा अमल किया और करने के बाद उसने उस मैट्रिक्स को एशेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने भी मैट्रिक्स को एशेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एक मैट्रिक्स की एशेल फॉर्म उन दोनों के जवाब का सेम आना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स की जो एशेल फॉर्म है वो यूनिक नहीं होती। यानी मकसद यह है कि एक ने भी किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, तीनों ने एशेल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तीनों के मैट्रिक्स एशेल फॉर्म में है, मगर तीनों के जवाब डिफरेंट आ सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स की एशेल फॉर्म जो है वो यूनिक नहीं होती। ये मैं आपको पहले से बता दूं। इस वास्ते अगर आप किसी लड़के से दूसरे से कंपेयर करते हैं या आप एक दफा करते हैं इस सवाल को, ठीक है, सेकंड टाइम फिर आप करते हैं तो आपका जवाब डिफरेंट भी आ सकता है। उसकी वजह ये सारी अभी आप समझ जाएंगे भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए वो इसलिए हो जाता है, आपको पहले लाइन बता दूंगा। देखिए आपको डिफरेंशियल बताती है कि जी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स तब एशेल फॉर्म में होगी कि जिस वक्त उसका पहला वाला एलिमेंट जो है उसे या 0 हो या वो 1 हो। अब चूंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, तो इस 5 के होने वाले से आप कहेंगे यार चलो इसको जब मैंने एशेल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पूरी रो को 1/5 से ज़रब कर दूं। क्योंकि अभी जो आपको मैंने 3 कंडीशन बताई हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताए हैं, उसमें यह भी था कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट क्या करता है, वो ये करता है कि वो इस पूरी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। जब ऐसा करता है, ठीक है, तो अभी लिखता हूं उसको, तो वो ये बन जाएगा। देखिए 5 × 1/5, 0 × 1/5,
ये बन गया 4 इंटू 1/5, यहाँ बन गया 2 इंटू 1/5 और ये बन गया 3 इंटू 1/5, ये बन गया। तो हल किया तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4/5 आ गया, ये 2/5 आ गया, ये 3/5 आ गया, ये तो इस मैट्रिक्स की क्या जरूरत हो जाएगी। ये जो स्टूडेंट ने ये काम किया, ठीक है। अब वही स्टूडेंट है, उसको जो बड़ा अच्छा कॉमन सेंस है, मगर आपको मैं बता रहा हूं, देखें हमने यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि जब आप आगे मजीद चढ़ेंगे ना, देखें यहाँ पे बटे इन्वॉल्व हो गए हैं, फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गए, तो फ्रैक्शनों को दूसरी रो में जमा करना, तफरीक करना हमारे जरा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमारी कोशिश और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, ट्राई ये होनी चाहिए कि हद्दुल वसा इसमें बटे ना आए। अगर बटे आते भी हैं, ठीक है, तो आखिर में जहां पर वो जो मैट्रिक्स है वो एशेल फॉर्म बनने के करीब करीब हो जाती है, तो फिर वहां बटे आ जाए तो खैर है, लेकिन शुरू में बटे आ गए तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पर आप ये कोशिश करें कि यार ऐसा कोई तरीकाकार हो कि उस तरीकाकार के अंदर में इसको जो मैंने 1 बनाना है, और 1 के लिए आपने 1 से 5 से मल्टीप्लाई करके आपने इधर अपने लिए बटे बना लिए हैं, ठीक है। तो ये बटे हमने डाले ताकि आपको आगे चलने में तकलीफ ना हो। तो हमारे पास एक प्रोविजन मौजूद है, क्या कि जी आप एक मैट्रिक्स में एशेल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, उसको आप इंटरचेंज कर लें, ठीक है। तो चुनांचे आपने ये सोचा, आपने देखा कि यार यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ 5 पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूं। यस सर, हम क्यों ना इन दोनों को इंटरचेंज कर लें। जब इंटरचेंज करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, हमारा काम बड़ी आसान है और बटे भी नहीं आएंगे। तो ये सारा इसके अंदर आपके कॉमन सेंस है। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे। इस तरीका ये होता है कि आप यहाँ लिख देते हैं, देखिए अक्सर बात हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं बाई R12। ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाई। इसका मतलब ये है कि हमने रो नंबर 1 को 2 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, इसका मतलब ये, ठीक है। तो आपने ऑपरेशन लगाई, आपने यहाँ पे क्या किया कि जी आपने रो नंबर 1 को 2 बना दिया, 2 को 1 बना दिया, यानी 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। जब ये किया तो ये देखिए ये हो गया 1, ये 1, ये -1, ये 2, 1, 1, ये बन गया आपके पास 5, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये 2, ये 3, बाकी ये 4, 1, 2, 0, 1, और ये बन गया 1, 1, 1, 1, 0, ये बन गया, ये सब बन गया। अब यहां पर आ जाए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या ये तो आपने कर दिया, इससे ये बना दिया, क्या हम इधर भी ये लिखें कि a इज इक्वल टू, कि जी ये इक्वल टू a, ये बन गया? नो सर, ये गलत है। क्यों? देखिए दो रोज तब इक्वल होती हैं, दो रोज तब इक्वल होती हैं पहले बात है कि उनका ऑर्डर एक बराबर, यानी जितने रो उसमें उतने इसमें, जितने कॉलम उसमें उतने ही कॉलम इसमें, उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, इस अमल में रो और कॉलम चेंज तो नहीं होंगे, रो और कॉलम तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन दो मैट्रिक्स के इक्वल रखा आप देखा कि a इक्वल टू दिस, और वही a ये बन गया, इसमें दोनों इक्वल हो गए। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की शर्त यह है कि पहली बात तो यह है कि उसके दोनों के अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर रहे। इस अमल में वो तादाद तब्दील नहीं होगी, मगर सेकंड कंडीशन एक और भी है कि उसके बाद यह होना चाहिए कि हर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर हो। यानी मिसाल है, अगर ये आपने एक बन दे दिया, ठीक है, तो यह आपका पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, तो वो इस रो के भी पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो। अब यहां देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इस वास्ते आप इसको इसके बराबर ये आप इसको लिख ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या लिखें? तो इसके लिए हम लिखते हैं, हम जो लिखते हैं कि a इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, और साथ हम आप ये भी लिख देते हैं r, ऊपर r लगा देते हैं, इसको यूं पढ़ते हैं कि a इज रो इक्विवेलेंट टू दिस, और कौन सी आपने रो कंडीशन कौन सी, यानी ये उस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जिक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके ऊपर कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई की है, और वो रो ऑपरेशन कौन सी है, वो ये वाली है,
जब आपने ये अप्लाई किया तो ये जो मैट्रिक्स है वो यहाँ से ये आ गई, तो ये बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि इसके ऊपर आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है और करने के नतीजे में आपको ये मिला है, तो ये बराबरी की शर्त यहाँ पर नहीं आएगी। सर वो क्वेश्चन नहीं अभी तो कहाँ है? वो क्वेश्चन पेपर भी दिया था। अच्छा, पर मैं ये पेज है, हाँ मैं देख लूँगा ठीक है, इसको, बट ठीक मैं है आता हूँ। मैं देख लूँगा। अच्छा, तो ये तो आप देखें, आप ये बन गया, ये तो चलो जी पहली कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन क्या थी? वो कहते हैं देखें आप यहाँ 1 से पहले कोई जीरो नहीं है, जीरो नहीं, यस सर। तो समझ कि यहाँ पर 1 से पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो हो, आगे यहाँ जो कुछ भी हो, आगे जो कुछ भी हो लेकिन 1 हो, लेकिन उसके बाद आगे 2 जीरो होना चाहिए, फिर उसके आगे 3 जीरो 1 से पहले होने चाहिए। यस सर। तो अब ये तो जो जी वो तो डिफिनेशन है ना कि जी आपके पास पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो और फिर अगले में ज्यादा हो फला, मगर इसकी जो टेक्निकल चीज है मैं आपको देखें, डिफिनेशन लिखी हुई में और सवाल हल करने में काफी फर्क होता है, ठीक है? तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को आपने एशेल फॉर्म में या एक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जब ये 1 बन जाए तो उसके बाद एक काम आप क्या करें, आसान काम, वो ये कि इन तमाम को जीरो बना दें, इन तमाम को जीरो बना दें, सब इन तीनों को जीरो बना दें। और वो कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे रो ऑपरेशन अप्लाई करके। याद रखें, आपके पास कॉलम के साथ छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं, आप सिर्फ रो के साथ काम करेंगे। और फिर वही बात है कि आप इसको सोचिए और मुझे बताएं कि क्या वजह है कि रो के साथ हम काम कर सकते हैं, कॉलम के साथ हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा, अब आप क्या करें कि आप उन ऑपरेशनों का जिक्र करें, उन ऑपरेशंस का जिक्र करें जो ऑपरेशन इसको भी जीरो कर दे, इसको भी जीरो कर दे, इसको भी जीरो कर दे। तो देखिए मैं पहले ऑपरेशन लिख रहा हूं और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो ये यहां पे मैंने ये लिखा, यहां पे ये, ठीक है, वही दिस इज रो इक्विवेलेंट टू ये मैट्रिक्स। अब मैं ऑपरेशन लिखते हैं, आपने इसको क्या करना है? जीरो बनाना है, ठीक है, इसको अपने जीरो बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे? देखें, आप लिखें, आप यहां पर लिखें R2 माइनस 5R1। वो कहते हैं कि R2 को कोई छोड़े, ये देखिएगा, R2 को कोई छोड़े, मगर R1 को 5 से ज़रब करके, इस R1 को 5 से ज़रब करके इसमें से माइनस कर। ये जो पहले लिखा होता है ना, पहले ये जो पहले लिखा होता है, तब्दीली उसमें आती है। यस सर। तब्दीली यहाँ पे R2 में आएगी, यानी R1 को, रो नंबर 1 को 5 से ज़रब करें और उसे R2 में से माइनस करें। जब ये करेंगे तो देखिए, ये 5 से ज़रब करेंगे, ये 5 आ जाएगा, जब इसे माइनस करें ये 0 आ जाएगा। यस सर। तो इस तरह से हम इसको 0 बना रहे हैं। यस सर। इसको भी बनाए, तो यहाँ पे लिखा हमने R3 माइनस 4R1 और यहाँ पे कर दिया हमने R4 माइनस R4 माइनस R। अब जब करेंगे ना तो इसमें देखेंगे जो ये जो R1 ये चाहिए होगी, देखिए जो जगह 1 माइनस 1 2 1 1, ये तो वही है। जब इसको 5 से तरफ करते हैं तो देखिए 5, ये देखिए ये R2, देखिए R2 क्या है 5 माइनस 5, उसके बाद R1 क्या है यहाँ 1, ये तो ये बन गया 5 माइनस 5, तो ये 0 हो गया, ये आपका 0 है। ठीक है, ये भी जब करेंगे आप R3 माइनस 4R1, ये भी 0, और जब इसको इससे माइनस करेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये तो फुल 0 आपके हो गए। अब इसके मुताबिक यहाँ भी तब्दीलियां होंगी। अब यहाँ देखिए R2 क्या है 0 माइनस 5, और देखिए ये R2 0 माइनस 5, R1 हो गया माइनस 1, तो ये बन गया 5, तो ये यहाँ पे बन जाता है 5। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, देखिए R2 4, देखिए R2 4 माइनस 5, R1 है 2, दिस, तो ये बन गया 4 माइनस 10, ये बन गया माइनस 6। यहाँ पर देखें, इसको देखिए, ये बन गया R2 हो गया 2 माइनस 5 इंटू 1, तो ये बन गया इक्वल टू 2 माइनस 5, ये बन गया माइनस 3, यहाँ पे आ गया माइनस 3।
और फिर यहाँ पे आ गया, अब देखें यहाँ पे आ गया R2 ये, तो ये बन गया हमारे पास 3 माइनस 5 इंटू 1, तो 3 माइनस 5 ये हो गया -2। ठीक है, यहाँ पे क्या। अच्छा, अब यहाँ पर भी आ जाए, ये देखिए, अब मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, ये मैं आप इसको देख रहा हूँ। देखिए R3 ये तो 0 हो गए, अब देखें R3 हो गया आपका 1 माइनस 4 इंटू R1, ये हो गया -1, तो ये बन गया 1 प्लस 4, ये बन गया 5। देखिए ये बन गया 5। यहाँ पर देखें ये R3 हो गया 2, ये R3 हो गया 2 माइनस 4, R1 हो गया 2, ये 2, तो ये बन गया 2 माइनस 8, ये बन गया -6, ये हो गया -6। ठीक है, उसके बाद आगे चलें R3, देखिए R3 हमारे पास है 0 माइनस 4 इंटू 1, तो ये बन गया -4, ये बन गया, और फिर हो गया ये 1। ठीक है, ये देखिए ये बन गया R3, ये हो गया 1 माइनस 4 इंटू 1, ये भी हो गया -3, ये आपकी। ठीक है, थर्ड में R4 माइनस R1, देखिए R4 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1 माइनस 2 -1, ये बन गया 1, दिस माइनस 0 और 0 माइनस 1, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो आपने देखा कि जब ये ऑपरेशन अप्लाई किए तो ये इस तमाम में 0 आ गए, यहाँ पे सब में 0 आ गए। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा मैं आपसे वही बात करूंगा कि थ्योरी में लिखना कुछ और बात होती है, लेकिन उसके बाद जब आप इन सवालों को करेंगे और कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ठीक है जी, वो आप करते हैं तो वो कानून के मुताबिक ही होते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपके लिए काम आसान हो जाता है। अब देखें, यहाँ देखें एक चीज को, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है जी, यहाँ 5 आ गया। अब कहने को तो ये लग रहा है कि कंडीशन क्या कहती है भाई, इसको यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब आपने अगर इस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, कर सकते हैं आप। मैंने आपसे पहले कहा कि किस तरह से मैंने कहा ना कि देखें, वो जो मैंने कहा था कि भाई कि हमारे पास एटॉमिक फॉर्म यूनिक नहीं होती। अगर एक स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई करके इसको जो करके बटे में चलता तो उसका जवाब कुछ और आ जाता, और आपने इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 कर दिया तो आपका जवाब कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर खाली स्ट्रक्चर की बात होती है, बराबर उसकी ऐसी हो। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो देखता है कि यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर 5 तो आ गया है, तो चलो इस पूरी रो को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब आप इस पूरी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 1 तो बन जाएगा, यहाँ बटे आ जाएंगे। जब यहाँ बटे आ जाएंगे तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में तकलीफ होगी। तो कोशिश करें कि आपको तकलीफ ना, तो इसलिए आपको ये ट्रिक मैं समझा रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास हद्दुल बसा बटे ना आए। ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं बनता फिर हमें मजबूरन बटों से भी काम करना होता है, लेकिन हद्दुल बसा हम कोशिश करते हैं बटे ना आए। लेकिन हम एक चीज को गौर करें, हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे 1 0 आया है तो यहाँ पे 2 0 आने चाहिए। देखिए, अगर यहाँ 1 0 आया है तो यहाँ पे 2 0 आने चाहिए। देखिए, एक यहाँ भी 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पर 1 2 3 0 होने चाहिए। ये हमारा डिफिनेशन मौजूद है। तो हमने चीज को आते हैं यहाँ पे बोल कर, मैंने इसको वर्क नहीं कराया, मैंने ये काम किया कि अगर मैं इस रो में से माइनस कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगी। तो देखिए 5 is 5 0, इसमें से इसको माइनस करें 0, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ इसको करें तो फिर ये 0 नहीं होंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए बेहतर ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे करें, नहीं, आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 बना के फिर इसको 0 बनाएं, आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपने स्ट्रिक्टली उस कानून को फॉलो नहीं करना। ठीक है, आप उसके बगैर भी अपने आसानी के लिए कर सकते हैं। तो चुनांचे मैंने एक काम किया, और मैंने काम ये किया, यहाँ पर मैंने काम ये किया कि मैं लिखता हूं यहां से, फिर इसके बाद में यहां A is equivalent, यहां पर मैं लिखता हूं ऑपरेशन। देखो, मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा इसको मैंने लिख दिया R3 माइनस R2, और ये A is equivalent। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ तब्दीली सारी जो होगी वो किसमें होगी? तब्दीली सारी R3 में होगी, बाकी वैसे रहेगी। तो देखिए देखिए 1 -1 2 1 1, ये बन गया 0 5 -6 -3 -2। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये तो 0 रहेगा। यहां देखिए 5 - 5 0, इसको इससे कर दें, इसमें से इसको माइनस करें तो -6 -6 +6 0, ये भी 0। अब यहां से देखिए -4 में से देखिए -4 से माइनस करें -3 तो ये बन गया -4 + 3 तो ये बन गया -1, ये बन गया -1। और यहाँ पे हो गया हमारे पास देखें यहाँ पे ये हो गया -3 -2 तो ये -3 + 2 ये भी हो गया -1, ये बन गया। और यहाँ पे हो गया 0 2 -1 0 -1, आपका ये आ गया। ठीक है, तो देखिए हम वहां से यहां पे पहुंच गए। अब यहां पे 3 0 आ गए, देखिए अब 3 0 आ गए, ठीक है ना, हमारे पास ये चीज बात है। अब देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, अब इसके ऊपर आपको हर जगह सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, ठीक है, उसके मुताबिक हम सारे काम करेंगे। अब बेहतर ये था, देखिए बेहतर ये था, ये रोज को नहीं रुके, अब यहाँ हमारे पास ये आ गया, क्वेश्चन तो ठीक लगाया ना मैंने, यस सर, कि ये सारा मतलब ठीक है ना सारा, कि नहीं कोई गलती की है। अच्छा चलो फिलहाल यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3 कोई गलत नहीं है, 3 भी आ सकती हैं, कोई सिर्फ मसला नहीं बनता, ठीक है। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, ये रोड चेंज कर सकते हैं सर, हम वो करेंगे ना, उसको हम कर देंगे। हम एक काम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कर दिया कि चूंकि यहाँ पर 3 0 आ गई हैं, अब एक काम मैं कर रहा हूँ, देखिए मैं काम ये कर देता हूँ कि A is equivalent to, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आ गई, यहाँ पे कम है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, यस सर, क्योंकि ऊपर जो है ना 0 थोड़ी ज्यादा आ गई है, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैंने लिखा बाई R 3 4, बाई R 3 4, 3 और 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो ये बन जाता है 1 -1 2 1 1, ठीक है, ये बन गया 0 5 5 -6 -3 -2, इसको बन दिया 0 2 -1 0 -1 0 0 0 -1 मैंने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हुआ ये कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 0 है, ये यहाँ पर जो 0 है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो ये 0 है, तो यहाँ पे 2 0 होनी चाहिए थी, यस सर, देखिए यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 2 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अब ये 0 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास 2 है, हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। R1 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे सर, हाँ, अब इसके बहुत से तरीके हैं, कई तरीके हैं, इसको आप कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से तरीके आपके तरीके हैं, लेकिन मैं अपने जरा आसान भी आप उलझना चाहे मैं ऐसा कर देता हूँ। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे 1 होता ना, अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम डायरेक्ट इसके साथ इससे डायरेक्ट हम उसको कर लेते, यस सर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 2 है, तो आप एक काम करें, देखें अब यूँ करें कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सर अगर R1 को जो है R1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस करें तब भी होता है, तो एक और काम भी कर सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे आपके पास ये आ गया ना, यहाँ पर मैंने किसको इंटरचेंज किया था, मैंने इन 2 को इंटरचेंज किया है ना, यस सर, नहीं ऊपर से इधर से 2 इसको इंटरचेंज किया है, यस सर, ठीक है। अच्छा मैंने फिलहाल इसको इंटरचेंज कर दिया, ये इसको इंटरचेंज कर दिया, एक और काम कर लें, इसमें आगे एक और काम भी कर लें, फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये जो है ना, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, ये इन दोनों से इंटरचेंज कर लें, यस सर, फिर मैंने कर दिया, देखिए फिर मैंने कहा कि इसको कई तरह से कर सकते हैं, यस सर, मैंने फिर कर दिया, देखें A is equivalent to, मैंने फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया R by R 2 3, यस सर, मैंने ये कर दिया,
हाँ, जब ये किया तो ये बन गया 1 माइनस माइनस 1 2 1 1 Yes, ठीक है। ये हो गया 0 2 0 2 Minus माइनस 1 0 माइनस 1, ये हो गया 0 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 दिस, ये हो गया 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, यहां पर तैयार है। अब हमें यहां पे चाहिए, हमें यहां चाहिए 0, यस सर। ठीक है, हमें यहां चाहिए 0। अब देखिए मैं 0 कैसे करता हूं, देखिए वो से देखिएगा, मैं इसको 0 बना रहा हूं, इसको आसान काम से करता हूं। वो मैंने ऐसे कर दिया कि चूंकि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, मैंने इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। यस सर। आप ये काम करें, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा कि ये इसके करने के बहुत से तरीके हैं, मेरे मैं आपके लिए यहाँ पर एक सजेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये सवाल दोबारा मैं करूँ तो मैं किसी और मेथड पे करूँ इसको, मगर फिलहाल चूंकि मैं इससे कर रहा हूँ तो मैंने ये कर दिया। देखिए ए इज इक्विवेलेंट टू, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 बाई 5 R2 और फिर यहाँ दूसरा लिख दिया बाई 2 R3 यानी R2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 को उसको 5 से कर दिया, R3 को मैंने 2 से कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस 1 2 1 1 0 5 से करें 10 माइनस 5 0 माइनस 5, ये कर दिया 0 10 10, ये कैसे कर रहे हैं हम इसको 2 से, माइनस 12 माइनस 6 माइनस 4, और ये बन गया 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1, ये भी याद है, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब यहां देखिए, मैं अब यहां पे ये कर रहा हूं कि चूंकि यहां 0 है, असुविधा इसको 1 बनाए, इसको 1 बनाए, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए 1 बनाने के लिए आपको जो इसको फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बटे आ जाएंगे, ठीक है। वो मैं नहीं करता, मैं ऐसे करता हूं कि मुझे अब यहाँ 1 0 है तो यहाँ पर मुझे कम से कम 2 0 चाहिए, तो मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूं, यानी मैं रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को माइनस कर देता हूं ताकि यहाँ पे 1 0 आ जाए, सही, ठीक है। तो जब मैंने ये किया तो देखिए यहाँ पे हम रो 1 जो है ना, इसमें रो 1 को नहीं छेड़ना, नहीं, हाँ, रो 1 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हाँ। और 2 में भाई रो 1 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये चेंज हो जाएगा, इसको नहीं छोड़ना है आपने। ये रो नंबर 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, Yes, sir, sir. हाँ, क्योंकि आपने अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इधर ये वाला नंबर जो है ना ये आपका ये हो छेड़ जाएगा, जाएगा। हाँ, वो तो उसको नहीं छेड़ना आपने। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो देखें, चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, मिटा मतलब ऊपर आता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इधर से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो देखें A is रो इक्विवेलेंट टू 1 तो क्या किया मैंने, देखिए मैंने किया रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को माइनस, रो नंबर 2 को माइनस, सही, रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को माइनस, माइनस कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस 1 2 1 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया, देखें रो नंबर 3 में से 2 को माइनस किया, 3 चेंज होगा, Yes, तो sir. ये बन गया 0 10 माइनस 5 0 माइनस 5 0 माइनस 5 बाकी माइनस जो 0 दिस वन इज दिस 0, और ठीक है। 10 अब दिस माइनस दिस, माइनस 12 जमा 5 माइनस 7 17 माइनस, अच्छा अच्छा, सही है, सही है, माइनस 12 हाँ बिल्कुल, और तो मैंने ठीक जमा है 5 ठीक है ठीक है, तो 7, और ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस तो ये हो जाएगा माइनस 6, ये 0 माइनस कर रहे हैं माइनस, ना, हाँ, सही है। और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 1 1, और यहाँ बन गया हमारे पास 0
0 0 -1 -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारा बढ़िया। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे मसला ये है, अगर हमने ये सारी कैलकुलेशन दुरुस्त की है, सही किया है, तो फिर मैं भी हमने अगर कहीं मिस्टेक कर दी हो तो हमें दोबारा देखना होगा, लेकिन मेरा प्रोसेस तरीका वही है, तरीका यही उसको करने का है। अब देखें, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें, 0 वाले काम हमने कर लिए, ये 0 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ -7 आ गया, यहाँ 0 ये, तो एक काम कर लें यहाँ पे, वो ये करते हैं कि जब आप देखें, जब आप इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा। यस सर। अब देखिए, इसको मैं +1 बना रहा हूं, तो मैंने यहां पे कर दिया, यहां से। अच्छा इसको भी देखिए, अब यहां देखिए, आपको ये एंड हो रहा है सवाल का तकरीबन, तो देखिए आप ऐसे ना, आप इसको 1 बनाएं, जब इसको आप 1 बनाएंगे तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चूंकि सवाल का एंड है, अगर आप बटे आप जाने को फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको लिखा था बाई 1/10 R2, इसको बनाए आप 1, तो ये हो गया -1/7 R3, और चौथे ऑपरेशन लगा दें, और ये लगा दिया हमने -1 R4, मैंने ये बन गया 1 -1 2 1 1। इसको जब आप 1/10 से करते हैं तो ये हो गया 0 1। देखिए -5/10, -5/10, यस सर, तो ठीक है? और -5/10 हो जाएगा -1/2, -1/2, यस सर, ये हो गया -1/2। ठीक है, जब इसको 1/10 से करते हैं ये तो 0 रहेगा, और ये हो जाएगा -5/10, तो ये हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा -1/2, वही ये यहाँ भी है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसको -1/7 से किया, तो ये 0 0, -1/7 को -1 ये इससे ये हो गया 1, यस तो ये बन जाएगा, देखिए प्लस 6/7, और ये बन जाएगा 1 इंटू -1/7, ये हो गया -1/7, ये बन गया। उससे आगे जाएं, तो ये माइनस से करें, इसको माइनस से करें, तो 0 0 0 1 1, ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। तो आपने देखा कि जो एक्लन फॉर्म की या एशलन फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो कहते हैं कि वो मैट्रिक्स मतलब आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है, वहां से हमने ये बना दिया, ठीक है, अल्टीमेटली वहां पे पहुंच गए। अब हमारे पास एशलन फॉर्म की या एक्लन फॉर्म की ये डेफिनेशन है कि भाई वो मैट्रिक्स जिसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 1 हो, 1 यहाँ पे है। यस सर। अब इस 1 से पहले कोई जीरो नहीं है, तो निचले जो नीचे बन आएगा उससे पहले एक जीरो होना चाहिए। यस सर। उसमें फिर रो के अंदर यहाँ जितने जीरो हैं उससे कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर ठीक है 2 है, या फिर 1 आ गया, और फिर निचले रो के अंदर जितने ऊपर जीरो है उससे कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 आगे 1 आ गया, और ये भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एशलन फॉर्म की मैट्रिक्स आ गई है। अब सुने, अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आपके पर्चे में मैं एक सवाल डाल देता हूं, या आप कहीं पढ़ाते हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, और वहां पे आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसको भूल जाए, इस सवाल को भूल जाए यहां से, वो कहते हैं कि आपको उसे ये मैट्रिक्स है, वो कहते हैं कि लेट कि दिस इज ए मैट्रिक्स, चेंज दिस मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म, कि इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आपको देखिए वहां सवाल ये दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स दी हुई है और कहते हैं कि आप इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आप जब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जब सारा प्रोसेस करने के बाद आप यहां तक आएंगे, इधर तक आएंगे। तो अब देखो, आपको मैं कई सवाल यहां करा रहा हूं, कई सवाल मैं आपको यहां करा रहा हूं। ठीक है, मतलब ये है कि जो मैं आपको चीज करा रहा हूं वो ये है कि अगर आपके पास पर्चे में ये सवाल आ जाता है, या कहीं आप पढ़ते हैं बताते हैं, और आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और कहते हैं कि इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उसको एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज यही से मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, देखें ये मैट्रिक्स दी गई है मिसाल, या कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, और आपसे कहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स का रैंक बताएं, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। रैंक अपना एक रोल होता है, आपसे कहे भाई कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, रैंक
रैंक क्या है। तो याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बताने के लिए आपको उसे एक्लन फॉर्म के अंदर या एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कि भाई इसमें कितनी रोज जो है वो जीरो नहीं हुई, कितनी रोज जीरो नहीं हुई। अब यहाँ इत्तेफाक से देखें, ना ये रो जीरो है, 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 कोई रो भी जीरो नहीं है, यानी 4 रो है, चारों जीरो नहीं है। तो ऐसा में इसका रैंक हो जाएगा 4। यस सर, यानी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलन फॉर्म या एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के रैंक से मुराद ये होता है कि जब आप उस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो करने के बाद उसमें जितनी जीरो नॉन जीरो रो होंगी उनकी जो तादाद है वो रैंक होगी। मैं अभी थोड़ी मैं आपको समझाने कर दूं। मिसाल आपने इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो कुछ ऐसे बन गई, मिसाल है वो ऐसे बन गए, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, ये -1 2 1 1, यहाँ आ गया 0 1, यहाँ हो गया जो भी आ गया 3 4 5, यहाँ पर आ गया 0 0 1 5 6, और यहाँ पे आ गया था 0 0 0 0 0, ऐसा भी होगा, सारी जीरो हो जाए। अगर ये आ गया तो आप देखें इस अगर ये मैट्रिक्स जो ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें ऐसी कोई बिहेवियर हो जाए तो हम कहेंगे कि इसकी उसका रैंक जो वो 3 है। क्यों कि कुल 4 रो हैं, 4 में से एक मुकम्मल जीरो हो गया, तो 3 रो ऐसी हैं कि जो जीरो नहीं हुई, तो हम कह देंगे कि भाई इसका रैंक जो है वो 3 है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को के रैंक बताना चाहेंगे तो उसके लिए उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। Yes. बहरहाल तो यहां पर इस प्रकार आपने पूछे इसका रैंक क्या है, तो इसका रैंक जो है वो 4 है। लेकिन बहरहाल यहां तो हम चाहते थे कि हम इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालें, हम इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालें, और इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने सारा स्टेप किया, सारा अमल किया। अब जब यहां पे आ गए ना, अब दोबारा इसको इस ये जो मैट्रिक्स है इससे दोबारा आप एक नया सिस्टम बनाएं। अब वो सिस्टम कैसे बनाएंगे, देखिए अब मैंने पहले कहा था कि ये तमाम जो है ये हमारे पास x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। अब आप इसको फिर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूं दोबारा इक्वेशन फॉर्म के अंदर। जब इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, देखिए ये 1x1 माइनस 1x2, देखिए कोई x1 x2 चल रहा है, प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 1, ये वो वाला सेट। यहां से देखिए अब यहां 0x1 है तो ये बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस 1/2 x3 1/2 x3, और अगर ये तो 0 हो गया तो ये बन गया इज इक्वल टू -1/2, ये बन गया, ये बन गया हमारे पास x3, ये बन गया x3 प्लस 6/7 x4 इज इक्वल टू -1/7, और ये बन गया x4 इक्वल टू 1, x4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अब यहां से इस पूरे सिस्टम को करके एक नया सिस्टम बना दिया। अब यहां पे आप देखें, आपको इसमें देखें x4 की कीमत फौरन आपके पास आ गई, x4 इक्वल टू 1। ये एक्स4 की कीमत जो आप इसमें दर्ज करें, यानी इसे हम कहते हैं पुटिंग बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब हम यहां लिखते हैं, देखें इसको करते मिसाल है, आपने इसे कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ये कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए पुटिंग x4 इज इक्वल टू 1 इन 3, x4 इज इक्वल टू 1 को अब 3 में पुट करते हैं। जब 3 में पुट करते हैं तो देखिए ये बन गया x3 प्लस 6/7 इंटू 1 इज इक्वल टू -1/7। तो यहां से बन गया x3 इज इक्वल टू, ये बन गया
-1/7 -6/7। 7 तो यहां से बन गया x3 = 7 एलसीएम, 7 -1 -6, यहां से हो गया -7/7 which is equal to -1, तो x3 आ गया हमारे पास -1, 1 x4 1 था, x3 -1 आ गया। अब यहां से ये x3, अब देखें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये x3 पड़ा हुआ है, तो यहां पर कीमत पुट करें। अब फिर देखें पुटिंग x3 is equal to -1 in 2 में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा x2 -1/2, x3 कितना हो गया -1, Yes, sir. देखें -1 is equal to -1/2, इसका मतलब ये बन गया कि हमारे पास x2 equal minus plus 1/2 is equal to -1/2. It means that x2 is equal to -1/2 minus 1/2, which is equal to -1. तो सर आपका जो x3 है वो हो गया x2 माइनस सर होगा जी x2 कौन सा ये अच्छा x2 है, हाँ ठीक है ये x2 है, तो ये बन गया x2 is equal to -1, 1 by putting the value in x1 ठीक है। x2 अब ये जो x2, अब इसके लिए अब यहाँ चलें, yes sir जब यहाँ आती है तो आपके पास x2 की कीमत भी है, x3 की भी है, x4 की भी है, सही ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ पुटिंग ठीक है, आगे चले पुटिंग the values of x2 x3 x4 in 1 में पुट करते हैं। जब 1 पुट करते हैं तो देखिए ये बन गया x1 माइनस x2 क्या था -1, तो ये बन गया -1, आगे हो गया +2 x3 कितना था जी -1, ये हो गया -1, तो उसके बाद आगे हो गया हमारे पास क्या है x4 हो गया +1 इक्वल टू यहाँ पे 1 तो ये बन गया x1 +1 -2 +1 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए 1 1 2 ये इससे कट गया तो x1 आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास इस सिस्टम को हमने हल किया। अगर ये सही है तो चेक करते हैं कि हमने अगर काम सही किया, अगर गलती हो इसमें अक्सर बात गलतियां हो जाती हैं, इस वजह से इसके ऊपर अपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपसे गलतियां ना हो। अक्सर ये कैलकुलेशन करते इसको उसमें ऐड करो उसमें ये करो। आपने देखा कि अगर हमारे पास ये सवाल बटे में होता तो हमें काफ़ी तकलीफ होती है, तो हमने बहत्तर वैसा कोशिश किया कि बटा उसमें ना आए, एंड में आए हैं बटे, मगर वो चूंकि एंड था तो हमारा टाइम इतना कंज्यूम नहीं हुआ। अच्छा बहरहाल तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, देखिए इसका सोल्यूशन जो हमारे पास आ गया वो आ गया x1 इज इक्वल टू क्या है कि x1 -1 कहने क्या है x1 1 ऊपर सर ऊपर ये x1 इज इक्वल टू सर ये ऊपर ये पुटिंग द वैल्यू से नीचे ये x1 इज हाँ ये तो देखिए सोल्यूशन का x1 इज इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू -1 x2 -1 x3 -1 x3 -1 x4 1 x4 ये हमारे पास जो इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन आया बाय मैट्रिक्स मेथड। अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारा सॉल्यूशन सही भी है, सही है गलत है, तो हम इसको एक एक करके पुट करके देखेंगे कि ये सही है गलत है। तो देखिए अगर मैं यहां पर एक सही चीज को लेते इसे पुट करूं, देखिए 5 × 1 + 4 x3 हमारे पास हो गया -1 +2 x4 हो गया 1, हल करें ये हो गया 5 - 4 + 2 5 × 2 7 7 - 4 = 3, तो ये 3 आपका आ गया। पहले तो सब्सक्राइब कर देखिए, दूसरे को देखते हैं, सबको करना है। जब इसको करते हैं सेकंड वाले को करते हैं इसको, देखिए आपका x1 हो गया 1 -x2 हो गया -1 +2 x3 हो गया हमारे पास -1 और 4 हो गया +1, ठीक है जी। देखते हैं इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता, तो ये 1 + 1 -2 + 1, अब देखिए 1 1 2 ये इससे कट गया, ये 1 आ गया, तो सर ये भी सही, ठीक है। थर्ड को देखें, जब थर्ड को देखते हैं तो थर्ड वाले में देखें 4 1 x2 हो गया -1 +2 x3 हो गया -1
ये बन गया 4 -1 -2, तो ये बन गया 4 -3 = 1। ये आपको बना, ये भी सेटिस्फाई। ये भी सेटिस्फाई करा। चौथे में आए, जब चौथे में आते इसमें आते हैं तो x1 हो गया 1, x2 हो गया -1, x3 हो गया -1, x4 हो गया 1। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जवाब आपका 0 है। सेटिस्फाई। इस वजह से ये सिस्टम इन चारों कीमतों के साथ सेटिस्फाई होता है। यूं इस तरह से हमने इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पहले मैट्रिक्स से, हमने उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, और एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ठीक है, नहीं वो तो वैसे ही निकाल दिया भाई, रैंक भी आपको अगर पूछे तो रैंक तब निकालें, वरना इसमें आपको रैंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूं करते करते आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाएंगे जिस मुकाम के ऊपर आपका क्या होगा कि आपके पास जो है नया सिस्टम बन जाएगा। यस सर। उस सिस्टम में जनरली ये होता है कि आपके पास एक वेरिएबल की कीमत डायरेक्ट आ जाएगी, एक वेरिएबल की कीमत आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे x की कीमत डायरेक्ट 1 आ गई, यस सर। और फिर उसके बाद आप उसको बैकवर्ड पुटिंग करें, बैकवर्ड पुटिंग करते जाएं, तो यूं करते करते आपके पास पूरा सिस्टम जो है वो हल हो जाएगा। तो यूं हमने आपको एक एटम फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दो बातें बता दी, बल्कि 3-4 बता दी कि भाई एक मैट्रिक्स की एटम फॉर्म क्या होती है, ठीक है, एक मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, यस सर। थर्ड बता दिया अगर आपने कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करना है तो उसको बाय मैट्रिक्स मेथड से कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये जो मेथड आपको मैंने बताया है ना, ये जो मेथड मैंने बताया, जिसके अंदर आप किसी सिस्टम को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से एक्रोनिम फॉर्म में कन्वर्ट करके हल करते हैं, उसको हम कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। यानी कहने का मकसद यह है कि अगर जब कभी भी आपको कोई सिस्टम दे दे और वो कहे कि इस सिस्टम को आप हल करें बाय द यूज ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो उसमें ये होगा भाई कि आपने उसका मैट्रिक्स बनाकर उसको एक्रोनिम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर आगे उसका एक और मेथड आएगा, उससे आगे एक और मेथड आएगा, उस मेथड का नाम होगा हमारे पास गाउस जॉर्डन मेथड। उसमें हमें कुछ और करना होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके अंदर एक मैट्रिक्स को आपने फिर कन्वर्ट करना होता है रिड्यूस्ड एक्रोनिम फॉर्म के अंदर, रिड्यूस्ड एक्रोनिम फॉर्म के अंदर। अब रिड्यूस्ड एक्रोनिम फॉर्म जो है, ठीक है जी, वो क्या होती है, वो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसको चेक कर दें, बंद से करना आता है आपको? यस सर। करेंगे बंद से।